नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक स्पेशल डिस्कशन में, जहां पर मैं आपको कुछ मंत्र बताने वाला हूं। और यह मंत्र इसलिए जान लीजिए क्योंकि अगर आपने इसको फॉलो किया, अगर इसको आपने अपना लिया, तो चाहे आप वर्ष 2024 में पेपर दे रहे हो, 2025 में दे रहे हो, 2026 में दे रहे हो, कभी भी आपको पेपर देना होगा तो स्ट्रेटजी यही रहेगी। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूं वह यूपीएससी सीएससी अर्थात सिविल सेवा परीक्षा और साथ ही साथ जितने भी स्टेट परीक्षाएं होती हैं, जितने भी पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं, सबके लिए यह रामबाण है। इसके पीछे का कारण यह है कि बदलते हुए समय के अनुसार पेपर का ट्रेंड बदल रहा है और इस ट्रेंड में जो विषय सबसे ज्यादा अपने आप को फिट करवा ले जाता है वह है आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है चुनौतियां हमारी बढ़ती चली जा रही है। किस प्रकार की चुनौतियां? सामाजिक चुनौतियां और पर्यावरणीय चुनौतियां। तो यह जो पूरा सेगमेंट है इसी से जुड़ा हुआ है। जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी है, तो अगर आप उनकी लिस्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 में से 4 से 5 जो मुद्दे हैं, जो चुनौतियां हैं जिनका आपको समाधान करना है, वह पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आपने यूपीएससी सीएससी अर्थात सिविल सेवा परीक्षा, जिसको सामान्य शब्दों में हम आईएएस की परीक्षा बोल देते हैं, इसके क्वेश्चंस के नेचर को देखा होगा, ट्रेंड को देखा होगा, तो आपको पता चला होगा कि यहां से प्रत्येक साल एवरेज जो है कि 16 से 17 प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक यही ट्रेंड आप पीसीएस में भी देखेंगे, क्योंकि पीसीएस भी अपने आप को जो अपग्रेड करता है तो वह जो रिलेवेंट चीजें होती हैं उनको डालता है। तो साइंस टेक और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है वह डे बाय डे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं की डिमांड है, इन्हीं चीजों से हम घिरते चले जा रहे हैं। अब ऐसे में आप जो है कि भविष्य की परीक्षाओं के लिए तैयार हैं कि नहीं, यह पेपर, यह जो सेट है, यह जो विषय है, यह आपको चेक कर लेता है। लेकिन इस विषय के साथ जो सबसे बड़ी जटिलता है वह यह है कि हम किसी एक किताब को पढ़कर एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही नहीं सकते। कुछ विषयों को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि हम क्या पढ़ें। उसमें से यह विषय सबसे आगे है। आपके पास हिस्ट्री की कुछ किताबें हैं, आप जो है कि बिपिन चंद्रा जी को पढ़ते हैं, आप जो है कि एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आप जो है कि स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ते हैं, आप ऐसी बहुत सी अन्य किताबें पढ़ते हैं। पॉलिटी की किताब है, ज्योग्राफी की भी किताब मिल जाती है। इन्वायरमेंट की कौन सी किताब पढ़ें? और जो किताब हमारे बीच में है वह ना तो इस एग्जाम की डिमांड को पूरा करती हैं और ना ही आपको सेटिस्फाई करवा पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका सिलेबस है, जब आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा कोई भी किताब इसकी पूरी डिमांड को पूरा नहीं करती। सिलेबस मिल जाएगा आपको, चैप्टर्स के नाम हो सकता मिल जाए, लेकिन गहराई वह नहीं है जिससे आप उस किताब को पढ़कर आप इसके प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। फिर प्रश्न आएगा, फिर हम करना क्या है हमें? वही मैं तो बताने मैं आपको आया हूं। मैं बाद में बात करूंगा कि आखिर ये क्या है पर्यावरण और इकोलॉजी और इन सब चीजों का कैसे पढ़ना, ये बाद में बात। मैं आपको कुछ दिखाने लाया हूं। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजें दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा डिस्कशन किस डायरेक्शन में बढ़ने वाला है। मैं आपको लेकर आया हूं यहां पर क्लास 11th की एनसीईआरटी। जी हाँ, ये आपके सामने एक पीडीएफ खुला हुआ है जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है। टाइटल है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसका मतलब है कि अगर आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है तो जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, और अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी की किसी एक किताब से बियॉन्ड आगे बढ़कर आपको सोचना होगा अगर आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको केमिस्ट्री की किताब का भी सहारा लेना पड़ेगा। जो है कि साइंस की क्लास 11th की एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप यहां पर देखें तो जो टॉपिक है, क्या वही टॉपिक है जो आप इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ते हैं? तो आप देखें, मैं आपको कुछ इसके टॉपिक दिखाता हूं। वायुमंडलीय प्रदूषण क्या है? इन्वायरमेंट इकोलॉजी का टॉपिक है ना। क्षोभ मंडल में प्रदूषण इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आपका टॉपिक है। गैसीय प्रदूषण
है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सभी चीजें आपको यहां पर, एसिड रेन, पूरा यही टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है। अभी इससे काम सिर्फ नहीं चलेगा, मैं आपको लेकर आता हूं एक और साइंस की किताब पर। वो है, आप साइंस की किताब पढ़ेंगे तो जो बायोलॉजी की किताब, तो बायोलॉजी की जो बुक है उसको पूरा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में अपनी कमांड मजबूत कर सकते हैं, मतलब हमें साइंस की चीजें समझ में आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या कीजिएगा, यह क्लास 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके पीछे का कारण ये है, देखिए यहां पर मैंने आपको इसी क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी से कुछ मैंने आपको पीडीएफ डाउनलोड किया है। ये पीडीएफ मैं आपको देने जा रहा हूं, इसलिए देने जा रहा हूं ताकि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं बहुत जल्द ही इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बड़ी शानदार क्लास यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट करने वाला हूं। ये आपने देख लिया, आप इसको देखें। क्या यह वही चैप्टर है जो सबसे पहले आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ते हैं, वही चैप्टर है। और ये सब कहां मिल रहा है आपको, यह मिल रहा है आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी में। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर आपको भरोसा करना होगा, इसीलिए मैंने पहले ही आपको ये चीजें दिखा दी, ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले ही दिखा दी। तो अब आ जाते हैं हम मुद्दे पर। पहला प्रश्न ये होगा कि आखिर यहां से क्वेश्चंस क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि जैसा कि आपको पता है, जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, सो उसमें जो लोग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस में जाना चाहते हैं, है ना, जो सिविल सेवा परीक्षा है, वो लोग तो बैठते ही हैं। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक ही पेपर होता है, वही पेपर होता है। अर्थात जो पेपर आप आईएएस और आईपीएस बनने के लिए देते हैं, उसी पेपर में वह भी कैंडिडेट बैठते हैं जिनको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना है। अब फॉरेस्ट सर्विस में जाना है तो उनको स्वाभाविक है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी के जो टॉपिक हैं उस पर उनकी कमांड बेहतर हो, इसीलिए उसको भी चेक किया जाता है। और चूंकि वह लोग इसी पेपर को क्लियर करके इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाएंगे, इसी के कारण सिविल सेवा परीक्षा में इस टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी राज्य लोक सेवा आयोग हैं वो भी क्या करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं। इसी के कारण आप देखेंगे तो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी पीसीएस की परीक्षाएं होती हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्वायरमेंट इकोलॉजी से बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इन्वायरमेंट इकोलॉजी से जो क्वेश्चन बढ़ता चला जा रहा है, इसका समाधान क्या है? समाधान एक ही चीज है कि आप इस विषय के डिसिप्लिन को समझ लीजिए। इसका जो डिसिप्लिन है वो ये है कि आपको जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना है तो उससे पहले कुछ चीजें आपको बेसिक तौर पर पढ़नी होंगी। उसमें पहली चीज जो है वह है आपको ज्योग्राफी पढ़ना होगा और आपको साइंस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी हो रहा है वह अचानक नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई साइंस काम कर रहा है। और साइंस को समझने के लिए जैसा कि हमने कहा, आपके पास बेसिक साइंस की जानकारी होनी चाहिए, जो केमिस्ट्री वाली हमने आपको पीडीएफ दिखाया, और ठीक इसी तरह से बायो वाला। तो आपके पास साइंस की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, जो भी हमारा इन्वायरमेंट इकोलॉजी है यह हमारी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी में हम इन सभी चैप्टर्स को कहीं ना कहीं टच करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसलिए अगर आप इस विषय के डिसिप्लिन को समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहूंगा कि साइंस पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अदरवाइज यहां का जो क्वेश्चन है 5 से, जैसे मैंने कहा 15 से 16 क्वेश्चन आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आते ही आते हैं 15 से 16 क्वेश्चन। इन 15 से 16 क्वेश्चन में से 5 से 6 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, वह हर किताब में मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको इतना माथापच्ची करना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट से अपना मोह भंग कर लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस तरह का मोह भंग अगर आप इतने आसान विषय के साथ करेंगे तो पूरी आपकी यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस की जो जर्नी वो काफी कठिन होने वाली है, क्योंकि बहुत इजी सेगमेंट है। बस ये क्या है, बिखरा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है ना। जैसे कि आप देखें, हम अपने बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको नक्शा आता है, भारत का नक्शा बनाने के लिए आता है, तो उसमें छोटे छोटे राज्यों होते हैं, उन राज्यों को जोड़ना होता है। अब किसी व्यक्ति ने अपने देश का नक्शा ही नहीं देखा हो, उसको दे दीजिए कि भैया इसको जोड़ दो, अब उसको समझ में ही नहीं आएगा कौन सा टुकड़ा कहां फिट होगा। लेकिन जो उसके जिन्होंने इंडिया का सभी क्षेत्रों को, राज्यों को देखा है, उनको पता है यह वाला राज्य इस तरह से, इसको ऐसे हम जोड़ते जाएंगे तो हमारा नक्शा बनता चला जाएगा। तो इसी तरह से
जो वो नक्शा क्या करेंगे, नक्शा उनको पता है तो वो टुकड़ों को जोड़कर पूरा अच्छा सा देश का नक्शा बना देंगे। ठीक इसी तरह से आप यहां पर अगर इस विषय के आप डिसिप्लिन को समझ गए, आपकी ज्योग्राफी और साइंस पर पकड़ अगर मजबूत हो गई, तो आप यहां पर बहुत बेहतर करने वाले हैं, जहां पर अधिकांश लोग कमजोर होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि अन्य लोग जब इस विषय में कमजोर होते हैं तो हम भी कमजोर होकर काम चला सकते हैं। नहीं, जितने भी आप टॉपर्स देखेंगे सब लोग आपसे यही बोलते हैं कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस टेक में आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई नॉन जो है कि साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस उसने बचपन से नहीं पढ़ा है, तो वहां पर ज्यादा आपको साइंस पढ़ना है, तो साइंस टेक वाले सेगमेंट के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट इकोलॉजी बस क्या है, इसमें आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना, लेकिन चूंकि बस चीजें बिखरी हुई हैं उनको आपको जोड़ देना, डब्बे को जोड़कर आपको क्या कर देना, एक विषय का आकार दे देना। अगर आप ये दो चीजें करने को तैयार है, अर्थात थोड़ा सा अपना जो सोच है उसको साइंटिफिक करने के लिए तैयार है और बिखरी हुई चीजों को एक साथ लाकर पढ़ने के लिए तैयार है, तो ये विषय आपको सबसे ज्यादा खुशी देगा। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी के साथ इसको कनेक्ट कर दें तो एवरेज 35 से 30 क्वेश्चन आते हैं। 35 से 30 क्वेश्चन, मैं बहुत अगर सतही तौर पे कहूं तो यहां से आप बहुत आसानी के साथ 20 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट मिलाकर कर सकते हैं। और आपको कट ऑफ पता ही है, 45-46 क्वेश्चन इस समय जा रहा है जनरल कैंडिडेट का। ऐसे में अब ये समझिए 20 से 22 क्वेश्चन अगर आपने सिर्फ इन्वायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी से मिलाकर कर दिए तो बाकी विषयों पर आपका दबाव कितना कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको यह अप्रोच बिल्कुल नहीं अपनाना है कि ठीक है हम ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को अच्छे से करेंगे बाकी छोड़ देंगे। क्यों? बाकी अगर आपने छोड़ा तो मेंस में क्या होगा, मेंस में आप प्रीलिम्स भले ही क्रैक कर लेंगे, मेंस में तो आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना सब है, इसीलिए इस विषय को भी आप अच्छे से पढ़िए। और अच्छे से पढ़ने के लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, फिर मैं सिलेबस वगैरह पर डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको एनसीईआरटी का सबसे पहले सहारा लेना चाहिए। डायरेक्ट आपको कभी भी इससे जुड़ी हुई जो किताबें हैं, है ना, कोई भी किताब हो, चाहे आप शंकर आईएएस के ले लीजिए, है ना, या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की ले लीजिए, बाकी अन्य जो है इराक भरूचा जी की क्लास आती है, सॉरी बुक आती है, आप उसको ले सकते हैं। बहुत सी किताबें आती हैं, लेकिन कोई भी किताब परफेक्ट नहीं है। अगर आपको परफेक्शन लाना है तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा एनसीईआरटी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की, उसको पढ़ना होगा। उसके बाद आप जो है कि जो बायोलॉजी का क्लास 12th की एनसीईआरटी है उसको ले लीजिएगा और आपको यह चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम पूरा साइंस नहीं पढ़ सकते, हमें समझने में दिक्कत हो रहा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए यह जो चैप्टर है इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, और जो मैंने आपको अभी पीडीएफ दिखाया, मैं फिर से आपको पीडीएफ दिखा देता हूं, इस पीडीएफ को देख लीजिए, मैं ये पीडीएफ आपको दे भी दे रहा हूं। ठीक है, कुछ देर में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ये देखिए यहां पर, तो ये रहा, है ना, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, ये वाले पीडीएफ पढ़ लेना है। इसके बाद जो हमने आपको चैप्टर्स बताए बायोलॉजी के, जिसमें एक चैप्टर ये भी है ना, ये भी बायोलॉजी का ही है, आपका है पीडीएफ है। तो ये देखिए इकोसिस्टम। तो ये जो आप जब इस एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, उसके बाद अगर कोई किताब आप पढ़ेंगे तो किताबों में अगर जानकारी कम भी रहेगी तो भी आप आसानी के साथ उस किताब पर अपनी कमांड को मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ लेना है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप कोई भी एक किताब ले लीजिएगा। अब किसी एक किताब का नाम मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे हिसाब से ये किताब है। देखिए, किताबों की हकीकत मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं और उससे आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही क्या है। कोई भी अगर आप किताब लेंगे तो हो सकता है कि अगर 16 से 17 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए तो उस किताब से हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाए। 5 से 6 क्वेश्चन ही उस किताब से आएंगे। प्रश्न आएगा फिर बाकी 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे, तो यह आएंगे आपके मैगजीन से और आपके न्यूज़पेपर से। इसका मतलब यह है कि इस विषय में आपको अच्छा करने के लिए आपको मंथली जो मैगजीन आती हैं उसको करना होगा। कम से कम 2 साल की मैगजीन आपके पास होनी चाहिए, जिसमें से इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो सेगमेंट है उसको आप अलग करके रखते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। मैगजीन फॉलो कीजिए, न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर में वह चीज जो पर्यावरण से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण घटना है, कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट आए, कोई महत्वपूर्ण स्पीसीज की सूचना आए, कोई नया रिसर्च हुआ हो, कोई नई खोज हुई हो, कुछ भी हो,
जो आपके लिए बहुत क्रिएटिव है, जो किस भविष्य में किसी इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसको जो है कि सॉल्व कर सकती हो, तो उस पर आपको ध्यान रखना होगा। अर्थात ये जो क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको लगेगा ये किताब में था ही नहीं, ये तो रेंडमली कहीं से पूछ लिया, कहीं से नहीं पूछेगा। वो न्यूज़पेपर में जो चर्चा में बना रहेगा, मैगजीन में जो चीजें, चूंकि न्यूज़पेपर में जो चीजें आती हैं मैगजीन में कवर कर ही लेते हैं अधिकांश जो पब्लिकेशन वाले हैं। वो करते क्या है, न्यूज़पेपर में जो चीजें बनी रहती हैं उसी पे अधिक रिसर्च करके आपको दे देते हैं। लेकिन आपको यहां पर एक अप्रोच और अपनाना होगा। न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ें तो वहां पर कोई शब्द आए और जो शब्द आपको लग रहा हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार चर्चा में बना हुआ है, तो आपको मैगजीन का इंतजार नहीं करना चाहिए, आपको यहां पर गूगल बाबा का सहारा लेना चाहिए। अर्थात इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसको आप लेट कर नहीं बैठ सकते, है ना, ऐसे हाथ बांध कर नहीं पढ़ सकते। आपको क्या करना होगा, गूगल का खूब यूज करना होगा। कोई चीज आई, कोई टर्म, कोई शब्द है, कोई टर्मोलॉजी है, कोई डेवलपमेंट है, कोई कन्वेंशन है, कोई प्रोटोकॉल है, कहीं पर कोई मीटिंग हुई, कुछ भी हुई, आप उस पर क्या करना होगा, गूगल करना होगा। और गूगल करके आप क्या कीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए कि भैया आज का डेवलपमेंट ये रहा। तो इस तरह से मंथली अगर मान लेते हैं आप 10 दिन 15 दिन इस तरह से इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं, तो कुछ ना कुछ आपका शॉर्ट नोट्स तैयार होगा। जो आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहा है ना, आप उसको क्या कर सकते हैं, मैगजीन के साथ यूज कर सकते हैं, और इससे आपका जो परफॉर्मेंस है इस विषय में बहुत बेहतर हो जाएगा। तो जैसा कि हमने कहा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, है ना, जो है कि क्लास 11th और 12th की कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। जैसे आप क्लास 11th की लेंगे तो इसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक यूनिट है, उसको पढ़ना होगा। आपको जो बायोलॉजी के ये चैप्टर्स पढ़ने होंगे, उसके बाद कोई भी एक किताब ले लीजिएगा। लेकिन जो भी किताब लीजिएगा, मैं आपको सही बता रहा हूं, वो 5 से 6 क्वेश्चन से ज्यादा आपको आउटपुट नहीं दे पाएगी। इसलिए आपको भरोसा करना होगा न्यूज़पेपर पढ़ने पर, समझने पर। कौन सा न्यूज़पेपर लें, देखो हिंदी के जो न्यूज़पेपर होते हैं बहुत अच्छे तो होते नहीं, है ना, लेकिन फिर भी आप, चूंकि आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही होगा, तो कोई शब्द जो है कि न्यूज़पेपर आप हिंदी में ले सकते हैं, दैनिक जागरण ले सकते हैं, दैनिक भास्कर ले सकते हैं, जनसत्ता ले सकते हैं। लेकिन आपको ये प्रयास करना चाहिए कि कहीं पर जो कोई ऐसा शब्द जो बार बार इंग्लिश में न्यूज में आए, है ना, या उस पर कोई वीडियो आए, कोई ऑडियो आए, तो आप उसको सुनते रहिएगा। क्योंकि ऐसी कोई भी चीज होती है तो उस पर जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो जरूर बात करते हैं, तो ये आपको करना होगा। कोई किताब ले लीजिएगा। उसके बाद मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं, मंथली मैगजीन किसी भी पब्लिकेशन की ले सकते हैं। जो मंथली मैगजीन होती है उसमें सभी विषय होते हैं, अर्थात पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिस्सा भी होगा, साइंस टेक भी होगा, और इसी तरह से इन्वायरमेंट इकोलॉजी होगा। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी इससे मिल जाएगा। एक आपको जो मैगजीन जरूर लेना चाहिए वो है डाउन टू अर्थ। तो डाउन टू अर्थ के साथ अगर आप इन सब चीजों को ऐड कर लेते हैं तो बहुत आसान आपकी ये जर्नी होने वाली है। जैसा कि हमने कहा, इसको हमेशा आपको क्या करना है, ज्योग्राफी और साइंस के साथ जोड़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी और साइंस के साथ जोड़ना है। अगर ज्योग्राफी के साथ आप इस विषय को कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझिएगा कि आप कभी भी इस विषय में अच्छा पकड़ नहीं आपकी बन पाएगी। इस विषय में आपकी पकड़ मजबूत हो, उसका बेसिक चीज ये है कि आपकी ज्योग्राफी अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, बहुत से लोग कहते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनकी रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है, और सही बात है। जिनकी ज्योग्राफी अच्छी होती है उनकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पकड़ अच्छी हो जाती है, क्योंकि अधिकांश विषय एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही, क्योंकि आखिर भूगोल का ही एक छोटा सा हिस्सा तो पर्यावरण परिस्थिति के, और यहां पर आपका जो टेम्परामेंट होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ आप चैप्टर पलटते चले जाएं और आप ऐसा कर ले जाए, तो आपको ये करना होगा। अब ये करके आप देखिए, यहां पर हमने आपको कुछ ये दिखाया है क्लास 12th की एनसीईआरटी का। अब इसमें आप क्लास 12th की एनसीईआरटी अगर पूरी भी पढ़ ले जाते हैं ना, तो आपको फायदा क्या होगा, उसमें फायदा ये होगा कि यह जो है आपका जो साइंस वाला सेगमेंट है और साइंस टेक वाला सेगमेंट है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है एनसीईआरटी। तो अगर आप चाहें तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, और अगर आप नहीं पूरा पढ़ना चाहते तो आप यहां से लेकर ये वाला सेगमेंट आप इसको यहां पर से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा था। अब इसका थोड़ा सा आप जो है कि सिलेबस देख लीजिए कि जब भी आप कोई किताब लें, कोई भी एनसीईआरटी लें, तो आपको किन किन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत बनानी है, आपको यह टॉपिक्स ध्यान देने होंगे। ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। तो जब भी कुछ पढ़िए तो आपको पर्यावरण पर सबसे पहले पकड़ अपनी मजबूत बनानी चाहिए। फिर जो आपको समझना चाहिए कि आखिर ये जैवमंडल क्या होता है, बायोम क्या होता है ना, पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, कैसे काम करता है, उसमें पदार्थों का संचरण कैसे होता है, फिर प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, और प्रदूषण का जो प्रभाव है अगर है कहीं पर, उसको हम कैसे मापते हैं,
भारत में पर्यावरण प्रदूषण कैसे हो रहा है, जैव विविधता क्या होती है, उसकी क्षति कैसे हो रही है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या हम लोगों ने कन्वेंशन किया है, ये सब चीज़। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, आप इसको देख लीजिए। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि आप अगर इस विषय में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप एनसीईआरटी पढ़ना चालू कर दीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर हमारे लिए बहुत कठिन लग रहा है, तो उसका यही है कि 20 से 25 दिन का इंतजार कीजिए। 20 से 25 दिन में एनवायरमेंट इकोलॉजी मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शुरू करूंगा। मेरा प्रयास होगा कि सभी चीजें जो आपसे उम्मीद की जाती हैं कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, उसी रूप में मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी यहाँ पर पढ़ाऊंगा। तो अगर उस समय तक आप चाहें तो आप जो है कि एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ पाएंगे है ना, और मुझसे आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ाऊंगा। मैं जब पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी की चीजों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सभी चीजों को कोरिलेट करके हम डिस्कस करेंगे, वहां से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। लेकिन बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हमें 2024 में जो है कि प्रीलिम्स देना है, समय घटता चला जा रहा है, प्लीज हमें बता दीजिए कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी कैसे पढ़ना है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्लास रखा था। आई होप आप संक्षेप में समझ पाए होंगे। अब अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अब आपका कोई प्रश्न हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो समय का इंतजार करना होगा, थोड़ा सा समय आपको लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बाकी आपको जैसा कि हमने कहा पॉलिटी की क्लास जो है कि स्टार्ट होने वाली है 5 अगस्त से, उसमें ज्वाइन कीजिए। और सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप इस चीज की हकीकत को समझिए कि जब आप ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं तो वहां जो पढ़ाया जाता है सब आप पढ़ते हैं। इसी तरह से जब इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और आपको रिजल्ट चाहिए तो जो भी वीडियोस दिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए दिए जाते हैं। हम कभी सोशल मीडिया सेंसेशन पर बात नहीं करते। तो जो भी वीडियो जा रही हैं उनको अच्छे से कंज्यूम कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जैसे ऑफलाइन में आप जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना होता है, बस्ता उठाए क्लास में पहुंच गए, जो पढ़ाया गया अच्छे से पढ़कर आ गए। आप वहां पर ये देखकर नहीं जाते हो कि हमें इस क्लास में जाना है, इस क्लास में नहीं जाना है। और आप में से बहुत से लोग ये लापरवाही कर रहे हैं। अगर ऐसी लापरवाही करेंगे, ये लापरवाही बहुत भारी पड़ती है बच्चों, है ना। आपके मन में अभी भाव आ रहा होगा कि सर आप हमको नहीं जानते हो, हम बहुत कुछ अपने हिसाब से पढ़ेंगे, हम ऐसा कर देंगे, हमारा रिजल्ट ये होगा। बच्चों, यही भाव लेकर मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, हर जगह ना हजारों की संख्या में हर दिन बच्चे आते हैं यही भाव लेकर, लेकिन फेल होने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। आप ऐसी गलती मत कीजिए। आप एक जो है कि व्यक्ति हैं और आपकी उम्र की सीमा है, आपके पास जो नॉलेज है, जानकारी है, उसकी सीमा है। तो जब आपको कोई बता रहा है कि भैया ये टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए तो पढ़िए, मेहनत कीजिए। हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।